बाहर निकलते वक्त वो सोच में पड़ गया था कि जिसे वो अब तक मुसीबत समझ रहा था वो दैवी के बदले कहीं उसके हिस्से की ना होने लगे। वो बहुत परेशान सा ऑफिस की तरफ बढ़ा था। आज मन अशांत हो चुका था। कार ड्राइव करते हुए ही वो खुद में बड़बड़ा रहा था कितनी मुश्किलों से दैविक के मसले को लेकर मन को शांत कर पाया था, और अब ये दैविक समझ के मुझसे प्यार का इजहार करे। ये कहाँ का न्याय है? कब सुलझेगी मेरी जिंदगी? तभी उसे अपने बगल में बैठा खुद का ही अक्स नजर आने लगा। उसका वो अक्स बोला, तो तुम क्या चाहते हो? वो तुम्हें दैविक समझ के नहीं बल्कि वेद समझ के प्यार का इजहार करे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, वेद ने कहा। और सच ही तो था। उसके मन में बाहर के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं था। वो अक्स वापस बोला, अच्छा प्यार नहीं, लेकिन असर तो करने लगी है तुम पर, है ना? असर? कैसा असर? वेद ने ड्राइव करते हुए पूछा। दैविक के साथ जाना चाहेगी तो तुम खुशी खुशी जाने दोगे उसे? मन में कहीं भी टीस उठेगी या नहीं? उसका अक्स उसी से सवाल कर रहा था। नहीं, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? वेद नज़र चुराता हुआ बोला। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तुम तो खुद से ही झूठ कह रहे हो। अक्स बोला, हाँ हाँ, तो 6 महीने हो गए उसे मेरे साथ रहते। चली जाएगी तब शायद कुछ दिन अजीब लगे। वेद ने अब सच कहा। चलो, 6 महीने लगे तुम्हें उससे फर्क पड़ने में, अगले 6 महीने में शायद कुछ और भी महसूस होने लगे। उसके अक्स ने उसे ताना दिया हो जैसे, हे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं बहुत सख्त हूँ, ऐसा वैसा कोई एहसास मुझे छू भी नहीं सकता। वेद अपने बगल में दिखाई दे रहे उस अक्स को उंगली दिखाते हुए बोला, अच्छा, तुम और सख्त? अच्छा मजाक है। अगर पहले जैसे सख्त हो तो उस दिन छत पर वो गले लगी थी तुम्हारे, दूर क्यों नहीं धकेला उसे? आज जो कहने जा रही थी वो उसे सुनकर हाथ क्यों नहीं उठा तुम्हारा? उसके इस सवाल पर वेद चुप हो गया। फिर थोड़ा सोचते हुए बोला, वो लड़की है, बस इसलिए मेरा हाथ उठते उठते रह गया। अच्छा बहाना है। शुरुआती वक्त में भी वो लड़की ही थी ना? तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तब हाथ उठाया था तुमने उस पर। अब की बार वेद परेशान होकर बोला, बस बहुत हो गया तुम्हारा। वो जिस तरह आई है उसी तरह एक दिन चली भी जाएगी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। शायद वो जाए ही ना। तुम खुद सोचो, दुनिया कितनी बड़ी है। चलो दुनिया को छोड़ो, उदयपुर भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े शहर में उसने तुम्हें ही दैविक क्यों कहा? शायद इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो। वेद अब उसके सवालों से झुंझला चुका था। वो गुस्से में उस अक्स की कॉलर पकड़ने को हुआ, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वेद ने अचंभे से कार में नज़र घुमाई। सच में कोई नहीं था। कार में तो क्या, उस पूरी सड़क पर कोई नहीं था। वो ड्राइव करते करते पता नहीं किस रास्ते आ गया था। वेद को अब ख्याल आया कि यहाँ कोई अक्स था ही नहीं। ये सवाल तो उसका मन उससे कर रहा था और जवाब उसका दिमाग दे रहा था। कार अपनी रफ्तार से चल रही थी। वेद ने सामने नज़र घुमाई। अचानक सामने देखने पर पेड़ नजर आया। वेद को कुछ सूझा ही नहीं, फिर भी उसने फटाफट ब्रेक लगाया, लेकिन भिड़ंत हो ही गई। वेद ने आज सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी। वो लापरवाह नहीं था, लेकिन आज लगाना भूल ही गया था। उसका सिर आगे टकराया। एक पल को उसका सिर सुन्न पड़ गया। वो अपना सिर हिला ही नहीं पाया। फिर हल्का सा सीधा हुआ तो दिमाग घूम गया। बहुत मुश्किल उसने सीट से सर लगाया, फिर अपना माथा छुआ। ललाट पर बाईं तरफ खून निकल आया था। वो अपने हाथों से सिर को दबाने लगा ताकि खून रुक जाए। आसपास कोई था भी नहीं जो उसकी मदद के लिए आता। गनीमत थी कि उसे ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई थी। वो कुछ देर में संभला और ऑफिस जाने की बजाय गाड़ी किसी क्लिनिक की तरफ मोड़ दी। उधर हवेली में सुरजीत सिंह डरा हुआ सा बैठा था। दर्शन की मौत से वो उबल रहा था। सोच रहा था कि कातिल को पकड़कर खत्म कर देगा, लेकिन उसके बाद शौर्य की मौत उसे डरा गई थी। शौर्य की मौत से ये पता चल रहा था कि कातिल किस हद तक शातिर है। उसने दर्शन और शौर्य को एक ही जगह मारा, और तो और कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ा जिससे उसको पकड़ा जा सके। सुरजीत सिंह को लग रहा था जैसे उसकी मौत भी अब नज़दीक है। इतने पाप जो किए थे पूरी जिंदगी, इतने लोगों को हत्याएं करके उनकी लाश को ठिकाने लगा चुका था, तो अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि कौन हो सकता है जो इस तरह बदला ले रहा है। सुरजीत को अब कोई एक्शन नहीं लेना था इस बारे में। शौर्य भी इसी तरह जोश में अपनी जान गंवा बैठा था, इसलिए सुरजीत संभला हुआ था। उसे उस दिन की बात याद आ रही थी। कातिल को पकड़ना तो पड़ेगा शौर्य, दर्शन की मौत का बदला तो लेना होगा। सुरजीत सिंह गुस्से में कह रहा था, अगर बदला लेना है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा बाबूजी। शौर्य भी उतना ही उबाल मार रहा था, तो क्या करे, कातिल का कुछ अता पता नहीं है। अब हमारे बोलने से तो वो हमारे सामने नहीं आ जाएगा ना? सुरजीत सिंह बोला। हमें लाना पड़ेगा उसे सामने। शौर्य बोला। वो कैसे? सुरजीत सिंह ने पूछा।
शौर्य सिंह ने कुछ बताया। फिर उन्होंने अपने इस प्लान में कुछ खरीदे हुए पुलिस वालों को भी शामिल किया ताकि कातिल को पकड़कर वही मारा जा सके। वर्तमान में सुरजीत सिंह अपना सिर पकड़े बैठा था। आखिर उनकी योजना कैसे नाकाम हो गई, इसका पता उसे नहीं चल पा रहा था। बड़े साहब, अब क्या किया जाए? सुरजीत सिंह के सामने खड़ा पुलिस वाला बोला, जो उस योजना में शामिल था। क्या बताए, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सुरजीत सिंह बोला, अगर शौर्य बाबू ने हमको फ़ोन कर दिया होता तो उनकी मौत नहीं होती। पुलिस वाला बोला, हाँ, हम नहीं जानते कि शौर्य ने योजना क्यों बदल दी। शायद जोश में आ गया होगा। नतीजा ये हुआ कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ गई। सुरजीत दुखी स्वर में बोला, अब आगे क्या आदेश है बड़े साहब? पुलिस वाला बोला, उसको यहाँ से जाने की जल्दी थी। ऐसा करो, जो योजना हम बनाए थे वो मीडिया में बता दो। बस ये मत बताना कि हम कातिल को मारने के लिए ये योजना बनाए थे। बस इतना कहना कि कातिल को पकड़ना था। सुरजीत सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन इससे क्या होगा साहब? पुलिस वाले ने पूछा, क्या होगा? कुछ करने लायक बचे हैं हम क्या? लेकिन मीडिया में जाएगी तो कातिल को शायद ये लगे कि हम कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं उसके खिलाफ। इससे शायद वो हमको मारने के लिए बढ़ाए कदम थोड़े पीछे ले ले। सुरजीत सिंह ने बेतुका सा कारण बताया, लेकिन पुलिस वाले ने कुछ पैसों के लिए अब तक उसका काम किया था, तो अब ना कैसे कहता वो? जी सरकार, कहता हुआ निकल गया। पीछे सुरजीत सिंह सिर पकड़कर बैठा रहा। वेद अपने सिर पर पट्टी करवाकर वापस घर की ओर निकल गया। चोट की वजह से उसका सिर दर्द कर रहा था, तो ऑफिस जाकर भी क्या करता। इसलिए उसने कबीर को फ़ोन करके कह दिया कि मीटिंग वो संभाल ले, वो किसी कारण आ नहीं पाएगा। वो बाहर कार पार्क करके जैसे ही मेन गेट में दाखिल हुआ तो देखा कि बाहर पौधों को पानी दे रही थी। वेद ने अपने इतने बड़े गार्डन के लिए माली नहीं रखा था। वो अपने पौधों का ख्याल खुद ही रखना पसंद करता था, लेकिन आज मीटिंग की वजह से जल्दीबाजी में निकला था और किस्मत तो देखो, वो मीटिंग में भी नहीं जा पाया था। बाहर ये सब क्यों कर रही है? वेद सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ा ही था। फिर उसे याद आया कि कल रात उसी ने तो बाहर को इजाज़त दी थी कि वो घर के कामों में हाथ बटा सकती है अगर उसकी खुद की मर्जी हो तो। मैंने ही तो कहा था उसे। याद आ गया। वो उसकी तरफ ना जाकर घर के अंदर बढ़ गया। बाहर उसे अंदर जाते देख चुकी थी और उसकी सर पर बंधी पट्टी भी। वो घबराते हुए पानी का पाइप छोड़कर उसकी ओर बढ़ी। देवेद, बाहर ने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन घबराहट के मारे उसकी आवाज़ तेज निकली ही नहीं और फिर वेद भी अंदर चला गया था। वो अंदर आई। वेद अपने कमरे में जा चुका था। बाहर जब से यहाँ आई थी तब से ही वेद के कमरे में नहीं गई थी। वो आज वैसे भी जाने वाली थी, क्योंकि उसने सफाई करने के लिए वेद की परमिशन ले ली थी, लेकिन अब किसी और कारण से वेद के कमरे की ओर बढ़ गई। उसने पहली बार वेद के कमरे में कदम रखा। हाँ, उसके लिए ये अलग एहसास था। आखिर उसके मन में वेद के प्रति एहसास जागृत हो चुके थे, तो वेद की हर बात हर चीज़ उसके लिए खास होने वाली थी। और उन्हीं में ये कमरा भी तो शामिल था। वो कमरे में देख रही थी, उसके कमरे जैसा ही था और सामान भी उतना ही था। कोई महंगी सजावटी या दिखावटी चीज़ उसने अपने कमरे में नहीं रखी थी। सामने दीवार पर किसी जवान आदमी की फ़ोटो थी जिस पर हार चढ़ा हुआ था। बाहर उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये वेद के पिता होंगे, जिनकी मृत्यु वेद के बचपन में ही हो गई थी। फिर बगल वाली दीवार पर एक औरत की तस्वीर भी लगी हुई थी। वो वही औरत थी जो उस दिन वेद के घर आई थी और उनके सामने वेद ने बाहर को अपनी पत्नी बताया था। वो वेद की माँ थी। फिर उसे याद आया कि आखिर वो इस कमरे में आई क्यों है। उसकी निगाह अब बेड पर पड़ी। वेद बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा हुआ था। उसका सर दर्द बढ़ता जा रहा था, जिस कारण वो कमरे में आते ही लेट गया था। देवेद, बाहर उसकी ओर बढ़ती हुई बोली। वेद ने आंखें खोली। तुम यहाँ? वो एकदम से उठ बैठा। जो बाहर ने सुबह कहा था, उसके हिसाब से शायद वेद उसके मन में जगह बनाने लगा था। इसलिए वेद ने सोचा कि वो वापस खुद को सख्त दिखाने की कोशिश करेगा। तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई? वो उठ खड़ा हुआ। तुम्हें चोट कैसे लगी? ज़्यादा लगी क्या? वो उसकी बात को नज़रअंदाज कर बोली। तो वेद भी पिघलने को हुआ, लेकिन फिर संभल कर गुर्राया। तुम्हें क्या मतलब? जाओ मेरे कमरे से निकलो। बाद में चिल्ला लेना ना। तुम्हें चोट लगी है, सिर में दर्द होगा। वो उसकी लाल आंखों में देखकर बोली, जो दर्द से लाल हो गई थी। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। वो उसकी बाँह पकड़कर बोला, दया नहीं, फिक्र है मुझे। बैठो तुम आराम से। बाहर का पूरा ध्यान उसकी चोट पर था। उसने वेद के हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा दिया। सिर में दर्द है क्या? कैसे लगी तुम्हें चोट, बताओ ना। वो फिक्र से उसके बालों में हाथ फेरती हुई बोली।
वेद को उसकी हरकतों से बिल्कुल गुस्सा नहीं आ पा रहा था, लेकिन उसे मजबूरन गुस्सा तो करना ही था। तुम एक तो दूर रहकर बात करा करो मुझसे, कहकर वेद ने उसे धकेला और वापस उठकर खड़ा हुआ। बाहर थोड़ा आहत हुई उसकी इस हरकत से, लेकिन वापस उसकी तरफ जाते हुए बोली, दूर कैसे रहूं, तुम तो अपने लगने लगे हो, कहकर उसने वेद के गाल पर हाथ रख दिया। हे, वेद ने अपना हाथ उठा ही लिया था उसे मारने को, लेकिन हाथ हवा में ही रह गया। वो कैसे मार सकता था उसे, वो भी सिर्फ ये दिखाने को कि वो अभी भी सख्त है। नो, बहुत गलत कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अपने आप को गुस्सैल दिखाने के लिए इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। वेद अपने मन में बड़बड़ाया। उसने बाहर को देखा। वो मासूमियत से अपना गाल छुपाए खड़ी थी ताकि वेद का थप्पड़ गाल पर ना पड़े। वो उसे यूं देखकर बेहद अफसोस से भर गया। उसे अपने आप पर गुस्सा आया। सॉरी, वेद उसे ऐसे देख बोला और अपना हाथ नीचे कर लिया। अगर इससे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा तो तुम मार सकते हो, मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगी, बाहर ने सिर झुकाए कहा, क्योंकि वो वेद के इस व्यवहार से वाकई आहत थी। उसे दुख था कि वेद का जब मन करे तब वो ठीक से बात करता था और जब मन करे तब चिल्ला देता था। बाहर, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं परेशान हूँ, कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। वेद वापस बेड पर बैठ गया। बाहर उसके घुटनों के पास बैठती हुई परेशान सी बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन मैं अब तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने शुरुआत में ज़बरदस्ती क्यों नहीं निकाल दिया मुझे यहाँ से, तब शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन अब मैं नहीं जा सकती तुम्हें छोड़कर। तुमसे जुड़ाव महसूस होने लगा है मुझे। वेद ने उसे ऐसे परेशान देखकर अपना सिर दबा लिया। उसे अजीब सा लग रहा था और फिर पता भी तो नहीं था कि ये शब्द उसके लिए थे भी या नहीं। वो मन में बुदबुदाया, क्यों ये मेरी जिंदगी में आई। भगवान किसी से अपनापन दे रहा है तो वो भी ऐसे, जहाँ शब्द मेरे लिए है लेकिन शायद जज्बात मेरे लिए नहीं। वो बाहर से बोला, मैं गलती से एक पेड़ से टकरा गया, उसी वजह से हल्की सी चोट आई है। तुम परेशान मत हो, जाकर नाश्ता कर लो और मेरे लिए भी कुछ हल्का सा बना देना। वो उसकी परेशानी खत्म करने को बोला। उसने बाहर को पहली बार अपना कोई काम बताया था तो वो झट से खड़ी हो गई। तुम आराम करो, मैं अभी बना देती हूँ, वो थोड़ा खुश होती हुई बोली और कमरे से बाहर निकल गई। क्या हो रहा है मुझे ये, इसको पागल लड़की कहते कहते शायद मैं खुद पागल होने लगा हूँ अब। वेद बिस्तर पर लेट गया, फिर मनोरंजन के लिए अपना फ़ोन निकालकर देखने लगा। वो हाल की खबरें ही देख रहा था। उसे समझ तो आ ही गया था कि कुछ दिन में सुरजीत सिंह की मौत की खबर भी छपी होगी अखबार में। इंटरनेट पर स्क्रॉल करते करते उसे शौर्य सिंह की मौत से जुड़ी एक वीडियो दिखी। वो एकदम से वापस बैठ गया और अपना पूरा ध्यान फ़ोन पर लगाकर उस वीडियो को चलाया। वीडियो में एक पुलिस अधिकारी मीडिया को अपना बयान दे रहा था। उस पुलिस वाले के बोले गए शब्द कुछ इस प्रकार थे, वो कातिल बहुत तेज है, इतना तो पक्का है कि जिसने दर्शन सिंह को मारा उसी ने शौर्य सिंह की भी जान ली है। दर्शन सिंह की मौत के बाद हमने उस मर्डरर को पकड़ने का प्लान बनाया था। हमें अंदाजा था कि बाहर निकलते ही वो सुरजीत सिंह के परिवार के सदस्यों पर हमला जरूर करेगा। उसके अनुसार शौर्य सिंह ने अपनी लोकेशन ऑन की और हमें हिदायत दी कि जैसे ही कोई उसका पीछा करेगा तो वो हमें मिस्ड कॉल देकर आगाह कर देगा। लेकिन हम शौर्य सिंह के कॉल का इंतजार करते रह गए और आधी रात के बाद वही हुआ जो दर्शन सिंह के साथ हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन शौर्य ने हमें फ़ोन किया ही नहीं। वेद ने इतना सुनकर वीडियो बंद कर दिया और बेड पर रख दिया। अगर इनका प्लान था तो शौर्य ने फ़ोन क्यों नहीं किया, और उस दिन वो उसके ठीक पीछे था। ऐसा भी तो नहीं था कि दैविक उसका छिपकर पीछा कर रहा था। वो तो बेझिझक उसके पीछे लगा था। फिर क्यों उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। शायद उसी दिन दैविक पकड़ा जाता। फिर थोड़ा रुक कर वापस सोचने लगा। शायद उसे लगा हो कि दैविक ऐसा कैसे कर सकता है, और शायद वो दैविक को जानबूझकर अपने पीछे लगा रहा हो ताकि उसे चोट पहुंचा सके। उसे अंदाजा नहीं होगा कि दैविक उसी की जान ले लेगा। वेद ने अपना सिर पकड़ लिया। उसका दर्द कम होने की जगह बढ़ता जा रहा था। शायद शौर्य जोश में आ गया था। उसे लगा होगा कि दैविक उसका क्या ही बिगाड़ेगा। इतने सारे सवाल थे दैविक को लेकर, लेकिन जवाब में बस शायद। आखिर ये सब राज तो दैविक से मिलने के बाद ही खुलने थे। वेद वापस लेट गया। उसकी चोट की वजह से पहले ही काफ़ी सर दर्द था। अब इस बात को गहराई से सोचकर वो और परेशान नहीं होना चाहता था। काफ़ी देर वो यूं ही लेटा रहा। उसे नींद आने ही वाली थी, तभी उसे अपने पास कदमों की आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली। सामने बाहर थी, अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए। उठो, तुम सुबह भी कुछ खाकर नहीं गए और अब तो दोपहर हो आई है।
बाहर उस प्लेट को बगल वाली टेबल पर रखकर बोली, फिर टेबल को खींचकर बेड की तरफ ले आई। वेद उठकर सीधा बैठ गया। तुमने भी नहीं खाया होगा, तुम भी खा लो, बैठो, वो बाहर को देखकर बोला। बाहर ने अपने दोनों हाथ गालों पर रख लिए। हाय, इतनी फिक्र। फिर उसने अपनी आंखें खुशी से बंद की और वापस खोलकर बोली, मैं तो पूरा ही खा जाती तुम्हारे यूं कहने पर, लेकिन मेरे खाने लायक कुछ है भी तो नहीं। वेद उसके कहने का मतलब समझा नहीं और अपनी प्लेट पर नज़र दौड़ाई। ये खाऊंगा मैं। उसने खाने को देखकर ही मुंह बिगाड़ लिया। प्लेट में दलिया था और एक कटोरी में वेजिटेबल सूप। और क्या, तुम्ही ने तो कहा था कि कुछ हल्का बना दूँ, और नहीं भी कहते तो मैं यही बना कर लाती ना। बाहर कंधे उचकाते हुए बोली और उसके बगल में आ बैठी। बट मैं कोई बीमार नहीं हूँ, वेद ने प्लेट को दूर सरकाते हुए कहा। फिर भी हेल्दी खाने से जख्म जल्दी भरेगा। बाहर ने वापस प्लेट अपनी तरफ खींच ली। जख्म भरने के लिए इतना गहरा जख्म हो भी तो सही, मामूली सी चोट है। वेद ने वापस प्लेट दूर कर दी। देखो, खाने को यूँ दूर नहीं करते। बाहर उसे आंख दिखाकर बोली, वेट, तुम मुझे डराने की कोशिश में हो, और खाने को यूँ दूर नहीं करते तो मैं खुद ही उठ जाता हूँ। मैं बना लूँगा अपने लिए खुद। वेद तुनक्कर उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। बाहर भी तमतमाती हुई उठी और उसका हाथ पकड़कर वापस बैठाने लगी। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? मेरी मेहनत पर पानी फेर रहे हो तुम अब। इतनी मेहनत से बनाया है मैंने। हाँ तो तुम ही खाओ ना अपनी मेहनत। मैंने तुमसे कहा ही क्यों बनाने के लिए? वेद उससे हाथ छुड़ाता हुआ बोला, देखो, चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती खिलाऊंगी तुम्हें। क्या 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 कहा तुमने? तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो अब? वो उसको घूरते हुए बोला। तो बाहर को याद आया कि वो किससे बात कर रही है। उसको गुस्सा आया नहीं कि वो चीखेगा अभी उस पर। वो अब दांत दिखाते हुए बोली, मैं बस तुम्हें समझा रही थी, तुम मुझ पर चिल्लाना मत प्लीज़। वेद ने उसकी इस बात पर अपना सर झटका। हाँ, तुम क्या मुझे इतना बुरा समझती हो? तुम हो, बाहर फ्लो फ्लो में कह गई, लेकिन फिर वेद की घुड़ती निगाहें अपने ऊपर महसूस की तो संभल कर बोली, मेरा मेरा मतलब तुम चिल्ला देते हो। लेकिन वेद ने उसे घूरना बंद नहीं किया। वो वापस बोली, मतलब तुम चिल्ला देते हो कभी कभार, थोड़ा और करेक्शन करो। वेद उसे बेहिसाब घूरता हुआ बोला। उसे बाहर को डरते हुए देखकर शरारत सूझ रही थी। मेरा मतलब था कि तुम कभी कभार चिल्ला देते हो मेरी गलती की वजह से। वो अब थूक निगलती हुई बोली, ये थोड़ा बेटर है। कहकर वेद ने उस पर से अपनी तपती निगाह हटाई तो बाहर ने चैन की सांस ली। अब खा लो, देखो मेहनत तो लगी है ना, और फिर अभी तुम्हारे लिए सही है। बाहर अब रिक्वेस्ट के लहजे में बोली, मेरे लिए सही? वेद को समझ नहीं आया। फिर अचानक उसको याद आया कि उसको चोट लगी है। सुबह से सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन वो बाहर से लड़ते हुए अपना दर्द भूल गया था। और गजब की बात तो ये थी कि उसका दर्द अब ठीक था, वो भी बिना दवाई लिए। वेद ने नासमझी से अपना सिर छुआ, फिर बाहर को देखकर बोला, अगर मुझे पता होता कि मेरा सर दर्द यूँ ठीक होगा तो मैं आते पहले ही तुमसे झगड़ लेता। फिर बैठकर दलिए की प्लेट अपनी ओर कर ली। क्या बोले तुम? मुझे समझ नहीं आया। बाहर ने उसकी बात को समझने की कोशिश करते हुए उससे पूछा, तुम्हें समझ आ जाए इसलिए थोड़ी कहा है। वेद ने दलिया खाते हुए कहा, लेकिन उसको ये पसंद नहीं था तो उसका मुंह बिगड़ गया। फिर भी खाना तो था ही, मेहनत का जो था। तुम मुझे परेशान मत करो, समझाओ मुझे क्या कहना चाह रहे थे तुम? वो जिद करती हुई बोली, अब तुम चाहती हो कि नहीं कि मैं ये शांति से खा लूँ या इसे छोड़कर उठ जाऊँ? वेद ने कहा तो बाहर जाते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम आराम से खाओ, मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ बनाने। कहते हुए वो निकल गई। वेद चुपचाप खाने लगा, फिर सांस रोके ही जबरदस्ती उस सूप को भी पिया और वापस लेट गया। ऑफिस तो अब जाना नहीं था क्योंकि आधा दिन गुजर आया था, तो आराम करने के इरादे से वो सोने की कोशिश करने लगा। उसकी आंख लगी ही थी कि एक बार फिर बाहर दनदनाते हुए कमरे में दाखिल हुई। वेद ने हड़बड़ाहट में आंखें खोली। बाहर वापस उसके सामने खड़ी थी, उसके हाथ में आटा लगा हुआ था। वेद उससे आने की वजह पूछता उससे पहले, अच्छा तो तुम्हारा मतलब ये था कि मुझसे झगड़ कर तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो गया है? वो आते ही हल्के गुस्से में बोली, हैं, तुम ये बात करने वापस आई हो? वेद आश्चर्य से बोला, यही मतलब था ना तुम्हारा? उसने वापस पूछा तो वेद ने अपना सिर पीट लिया। वो आटा लगाते हुए यहाँ आ गई क्योंकि उसे अब वेद की बात का मतलब समझ आया था। वेद उठा और उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर ने नासमझी से उसे देखा। वो उसे आहिस्ता से दरवाजे के बाहर करता हुआ बोला, मैं तुम्हें पागल लड़की यूं ही नहीं कहता। और बिना उसका जवाब सुने दरवाज़ा बंद करके अंदर आ लॉक भी कर लिया।
ताकि वो इस बात का मतलब पूछने वापस ही अंदर ना आ जाए। पागल लड़की। वेद अपने आप में बड़बड़ाकर बेइंतहा मुस्कुरा दिया। देखो, आज तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं। मुझे घूमने जाना है, मतलब जाना है। एक दिन यूं ही बाहर जिद लेकर बैठी थी, लेकिन वेद न्यूज़पेपर लेकर चुपचाप बैठा था, बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए। बाहर ने उसके हाथ से अखबार लेकर साइड में रख दिया। सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? नहीं, तुम्हारी तेज आवाज़ ने बहरा कर दिया है मुझे। वेद वापस अखबार लेकर बोला। तुम इग्नोर कर रहे हो ना मुझे? बाहर ने पूछा। तुम बात ही ऐसी कर रही हो जिससे तुम्हें इग्नोर करना पड़े। बस कहीं बाहर ले जाने के लिए ही तो कह रही हो ना। बाहर ने मासूम सी शक्ल बनाई। बाकी लोगों के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करनी मुझे तुम्हें कहीं ले जाकर। वेद ने उसे तिरछी नज़र से देखते हुए कहा। तुम्हें मैं मुसीबत लगती हूँ ना? बाहर ने नाराजगी से कहा। तुम हो। वेद ने कहा तो बाहर ने उसे गुस्से से देखा। फिर उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने भी तो वेद के सवाल का यही जवाब दिया था, जब वेद ने कहा था कि तुम मुझे इतना बुरा समझती हो। साथ में उसे ये भी याद आया कि इस पर वेद ने उसे घूरा था तो वो डर गई थी। मौका अच्छा है, अब मैं इसे घूरूंगी, ये भी डरेगा। बाहर ने सोचा और उसे ज़बरदस्ती घूरने लगी। वेद को समझते देर न लगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे हंसी आई और वो हंस भी पड़ा। कोशिश अच्छी है, जारी रखो, वो हंसते हुए बोला। बाहर को चिढ़ हुई कि वो डरने की बजाय हंस रहा है। छोड़ो, मुझे नहीं डराना, तुम बस मुझे कहीं बाहर ले चलो। अच्छा, एक चाय हो जाए, फिर सोचते हैं तुम्हारे बारे में। वेद हंसते हुए ही बोला तो बाहर और ज़्यादा चिढ़ गई। तो वो उठते हुए बोली, अभी लाती हूँ, और घूरते हुए जाने लगी। फिर रुकी और मुड़कर बोली, वैसे मुझे लगा नहीं था कि कभी तुम मुझसे बातें करते हुए भी हंसोगे। उसकी इस बात पर हंसता हुआ वेद खामोश हो गया और बाहर की तरफ देखा, लेकिन तब तक वो किचन की तरफ चली गई। फिर वो खामोशी से बैठकर सोचने लगा कि क्या बाहर को कहीं घुमाने ले जाना सही रहेगा। लेकिन अब दर्शन और शौर्य नहीं थे तो सुरजीत सिंह वैसे ही अकेला पड़ गया होगा। इसमें वो बाहर का क्या बिगाड़ेगा? फिलहाल तो वो खुद की जान बचाने के लिए ही छुपा हुआ होगा, तो बाहर को नुकसान पहुंचाने का क्या ही सोचा होगा उसने। वो बाहर के आने का वेट करने लगा ताकि कोई जगह उससे ही पूछ ली जाए और वो लोग अगले वीकेंड पर घूमने जा सके। इस वीक में तो उसे काम ज़्यादा रहने वाला था। उसे शुरुआती वक्त याद आया जिसमें वो कितना गुस्सा करता था बाहर पर। एक अलग ही चीज उठती थी उसके आसपास होने से। और अब लड़ाई झगड़ा तो बरकरार था, लेकिन उसमें छिपे भाव और एहसास बदल चुके थे। शायद वेद को ये महसूस भी ना था कि वो शुरुआती वक्त से अब तक कितना बदल चुका था। वो बैठा बैठा बाहर के बारे में ही सोच रहा था, तभी बाहर आ गई। ये लो देवेद, वो चाय का कप बढ़ाकर बोली। जाने अचानक ही वेद को क्या सूझा, वो बोला, तुम चाहो तो देव बोल सकती हो। वो शायद जांच रहा था कि क्या वाकई अब भी उसे उसमें दैविक ही नजर आता है। ये जो बाहर के एहसास बदल रहे हैं वो दैविक की दोस्ती प्यार में बदल रही थी, या ये सब एहसास वेद के लिए थे, पता नहीं क्यों। लेकिन वेद को एकाएक इस बात से जलन हुई और ये बात नागवार लगी कि वो वेद को देखते हुए दैविक के लिए कोई जज्बात भरे शब्द कहे। चुप क्यों रह गई? बोल सकती हो मुझे वेद या दैविक। वेद ने अपनी सांसें थामे उसके मन को टटोलना चाहा। तुम देव। बाहर एकदम से असमंजस में पड़ गई। नहीं, देवेद ही ठीक है, वो निष्कर्ष ना निकाल पाने की स्थिति में बोली। वेद को सुकून सा मिला। वो सोचने लगा, मतलब इसकी आंखें धोखा खा रही है बस, मन नहीं। इसको मुझ में दैविक जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये महसूस कर रही है वो मेरे लिए है, दैविक के लिए नहीं। आज अचानक वो ये सब सोचकर खुशी से भर उठा था। इन जज्बातों की पहली खुशी महसूस की थी जैसे उसने, लेकिन पल भर में उसकी खुशी को ग्रहण लगता दिखाई दिया। दैविक आकर ले जाएगा इसे, मैं नहीं रोक पाऊंगा। ये तो अपने जिद्दी मन में बैठा चुकी है ये बात कि उसे दैविक से प्यार है, जबकि सच ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। वेद ने लंबी सांस लेकर सोफे से सर टिका लिया। उसे एहसास भी नहीं था कि वो इस वक्त में क्या क्या सोच चुका था। इसकी खुशी अगर उसके साथ जाने में होगी तो मुझे जाने देना होगा इसे। मैं रोकूंगा भी किस रिश्ते से? किस सोच में पड़ गए? चाय ठंडी हो रही है। बाहर की आवाज़ से वेद अपने विचारों से निकला। चाय का घूंट लेते हुए उसने तिरछी नज़र से बाहर को देखा। आज उसे पहली बार इस बात का खौफ हुआ था कि बाहर चली जाएगी तो उसका क्या होगा। हालांकि ये बात उसने प्यार की दृष्टि से नहीं सोची थी, लेकिन बाहर आज इस घर में ज़रूरी लग रही थी उसे। उसका मन परेशान हो उठा। उसने दिल दिमाग से यह बात निकाली और बाहर से नज़रें भी हटा ली। फिर नीचे फर्श को देखते हुए बोला, कहाँ चलोगी घूमने? क्या सच तुम मुझे ले चलोगे? बाहर ने खुशी से उछलते हुए पूछा।
बताओ कहाँ चलना है? वेद वापस कहा। तुम जहाँ चाहे ले चलो, मैं कहीं भी चलने को तैयार हूँ। बाहर खुशी से अपने ही गालों को छूती हुई बोली। ठीक है, अगले हफ्ते चलेंगे। वेद ने आखिरी घूंट लिया और कप रख दिया। इस हफ्ते क्यों नहीं? बाहर ने उसे देखकर पूछा। इस पूरे हफ्ते काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आज से मुझे आने में आधी रात हो जाएगी, तो अपने लिए डिनर बना लेना, मेरा इंतज़ार मत करना, वेद ने कहा और तैयार होने चला गया। 3-4 दिन से वेद को ऑफिस में बहुत वक्त लग जाता था। वो सुबह जल्दी ही घर से निकल आता और वापस घर लौटते हुए रात के 12-1 ही बज जाते थे। आज भी 11:30 बज चुके थे, लेकिन वेद ऑफिस में था और कल के लिए ज़रूरी मीटिंग्स का समय तय कर रहा था। आज की मीटिंग्स का क्या निर्णय रहा, उस पर गौर कर रहा था। कुछ देर बाद वो उठा और घर के लिए निकल गया। गार्ड ने उसके जाने के बाद ऑफिस लॉक किया और अपनी जगह बैठकर सुस्ताने लगा। वेद कार में था, उसे प्यास लगी। उसने साइड से बोतल उठाई तो वो खाली थी। कुछ आगे जाकर उसने कार रोकी। वहाँ वाटर कूलर लगा हुआ था। वो कार से उतरा और उस तरफ आकर पानी बोतल भरने लगा। सड़कें खाली थी, कोई इक्के दुक्के ही वाहन था। दुकानें भी बंद हो चुकी थी। वो पानी की बोतल भर के उसे होठों से लगाकर पलटा ही था कि सड़क पर जाते शख्स को देखकर उसके मुंह का पानी पूरा बाहर आ गया। वो खांसने लगा, फिर जल्दी से खुद का सीना सहलाकर खांसी रोकी और तेज आवाज में चिल्लाया, दैविक स्टॉप। देव की बाइक उसके सामने से गुजरी। तुम यूं नहीं जा सकते दैविक। वो थोड़ा और तेज चिल्लाया ताकि वो अपना नाम सुनकर रुक सके, और वही हुआ। देव ने बाइक रोकी और गर्दन घुमाकर पीछे खड़े वेद को देखा। वो आज भी काली जैकेट में था। शायद ये उसका ड्रेस कोड ही था। वो वेद को देखकर मुस्कुराया। वेद ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। यहीं रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। वेद उस तक पहुंचता उससे पहले दैविक मुस्कुराते हुए ही बोला, कभी फुर्सत में मिलना दोस्त, अभी बहुत काम बाकी है। और वेद का जवाब सुने बिना ही बाइक स्टार्ट करता हुआ तेजी से निकल गया। दैविक। वेद बस उसका नाम लेने के अलावा कुछ न कर सका। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट सुनना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।